बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसीज स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले टॉपिक को शुरू किया था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में मैंने बताया था कि इसके जो दस्तावेज थे वो 12 भागों में बांट दिए गए थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कह सकते हैं 7 से लेकर 9 तक के भागों को पढ़ा था। इसमें जो 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज छूट रहे थे, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा 10वीं जो महत्वपूर्ण बात आती है, पिछले कक्षा में हमने 9वीं बात को बताया था जो शिक्षक से संबंधित था। आज उस कक्षा को हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 10वीं बात क्या कही जा रही है। 10वीं बात कही जा रही है शिक्षा का प्रबंध, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रबंध। 10वीं बात कही जा रही है इसमें शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध। ध्यान दीजिएगा 10वीं महत्वपूर्ण बात कही जा रही है शिक्षा का प्रबंध, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। देखिए समान तौर पे ये बात स्पष्ट हो चुकी है, क्लियर है कि किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उसका मैनेजमेंट का होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ उस मैनेजमेंट के होने के साथ साथ उसका मजबूती से खड़े रहना भी बहुत आवश्यक है। इसी बात को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अपने 12 दस्तावेजों में जो 10वीं दस्तावेज तैयार किया, 10वें बिंदु पे अपनी बात रखी, वो मैनेजमेंट के संबंध में रखी। कहा कि शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना हम शिक्षा के तमाम बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही ज़रूरी है कि हम शिक्षा की व्यवस्था को स्ट्रांग और मजबूत बनाते हुए इसके प्रबंधन पे भी ध्यान दें, ताकि एक बेहतर, ध्यान दीजिएगा, ताकि एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था का निर्माण हम कर सकें, जो समाज की व्यवस्था के सुधारने में, बालकों के शारीरिक मानसिक व्यवस्था को सुधारने में, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसी बात को साबित करते हुए, स्पष्ट करते हुए 10वें भाग में कहा जाता है शिक्षा का प्रबंधन। ठीक है, द शिक्षा का प्रबंधन, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। कहा जाता है कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाएगा, कि मतलब जो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा का प्रबंधन है, इसको मजबूत बनाए जाने पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पे प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले स्तर पे जिला शिक्षा परिषद की गठन की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, गठन किया जाएगा और शिक्षा प्रशासन को चुस्त करने की बात कही जाएगी। मतलब केंद्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे जिले स्तर पे, हर जगह एक मैनेजमेंट बॉडी तैयार रहेगी जो बहुत ही मजबूत तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी सहायता करेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो धन खर्च होगा, उस धन का जो व्यय है वो भारत सरकार करेगी और राष्ट्रीय आय का 6%, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि इस पूरी व्यवस्था पे व्यय की जाएगी। 6% धनराशि इस पूरे मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आय का, हमारा राष्ट्र जितना भी अपने उत्पादन, अपने निर्यात के द्वारा जितना भी राष्ट्रीय आय इकट्ठा करता है, राष्ट्रीय आय मतलब सकल राष्ट्रीय आय, एक वर्ष का जो राष्ट्रीय आय होगा, जो राष्ट्र की आमदनी होगी, उसका कुल 6% उस शिक्षा की व्यवस्था के मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए खर्च करेगा। ये जिम्मेदारी इसलिए ली गई ताकि हर हाल में कि प्रबंध में कोई कमी न की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी व्यवस्था को जितने मजबूती से बनाए रखना है उतने मजबूती से उसके प्रबंध को खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रबंध नहीं खड़ा है तो शिक्षा की व्यवस्था को खड़ा करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये 10वीं बात कही गई। वहीं 11वीं बात कही जाती रही है संसाधन तथा समीक्षा। ध्यान दीजिएगा, 11वीं बात कही जा रही है संसाधन तथा समीक्षा। 11वीं बात कही जा रही है संसाधन तथा समीक्षा, कि अब तक जितने भी शिक्षा के संदर्भ में समितियां बनाए गए, जितने भी आयोग बनाए गए,
जितने भी कार्य योजनाएं चलाई गई वो कहाँ तक व्यवस्थित थी, कहाँ तक अपना कार्य कर पाई, और इन कार्यों को करने में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको तैयार कर रहे हैं, इसको लागू करने में, इसको बनाए रखने में किन किन तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके भी बात कही गई। कहा गया 11वें भाग में कि संसाधन तथा समीक्षा, हम पहले संसाधनों की बात करेंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे कि वास्तव में जो चीज़ें हैं ये हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं, कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम बातें इसमें कही गई। कुछ बातें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें स्वीकार किया गया, ध्यान दीजिएगा, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो ये बन रही है, इसको लागू करने के लिए एक बहुत बड़े धन की आवश्यकता पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र पे एक बहुत बड़ा व्यय आने वाला है, मतलब राष्ट्र पे एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने ही। अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए एक अनुमानित धनराशि आवंटित की जाएगी। प्रत्येक जो भी 12 पॉइंट्स में कार्य बताए गए थे, इस कार्य को कार्य रूप में बनाए रखने के लिए, इनको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, इस धन को भारत सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा। इस भाग में ध्यान दीजिएगा, इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, ये भी कहा गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रारंभ कर रहे हैं जिस कार्य को, ये तो कार्य चलेगा, इसके लिए कुछ धन भी आवंटित किए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस पे एक समीक्षा निश्चित की जाएगी कि क्या वास्तव में इस अनुभाग के लिए, इस भाग के लिए, इस दस्तावेज के लिए, इस कार्य के लिए हमने जो धन दिया वह धन क्या वाकई इस कार्य के लिए इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ तो कितना हुआ, कितना सफल रहा, क्या इसमें कोई कमियां रही, क्या इसमें और धन की आवश्यकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा धन इसमें जाया जा रहा है। इन तमाम तथ्यों का पता लगाने के लिए एक बात रखी गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इन तमाम बिंदुओं पे, तमाम धन पे, तमाम बातों पे पुनः चर्चा होगी। पुनः चर्चा के बाद इसकी उपादेयता अगर साबित होती तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें कुछ संशोधन करके कुछ नई चीज़ें शामिल की जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, यही इसके 12वें भाग में कही जा रही है। यह 12वां भाग इसका अंतिम भाग है, भविष्य के चिंता के संबंध में। बहुत अच्छी बात है जो भविष्य के चिंता के संबंध में कही जा रही है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना, इसको लागू करना एक काल्पनिक तथ्यों के आधार पर कही जाती है। भविष्य, देखिए, एक परिकल्पना तो हम बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में वो कितनी कारगर होती है, यह सारी बातें भविष्य के ऊपर आधारित होती हैं। जैसा भविष्य होगा उसी के हिसाब से इसको उपादेयता को निश्चित किया जाएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अतीत ही, वर्तमान जो है वही भविष्य का निर्माता होता है, और अतीत जो होता है वह वर्तमान की उपादेयता को निश्चित करता है। यह क्रम तैयार किया जाता है, इसी क्रम के आधार पे हम अच्छा कुछ करने की बात रख के एक योजना बनाते हैं, उस योजना को कार्य रूप में ले आते हैं, और जाहिर सी बात है उस योजना को कार्य रूप में हम ले आते हैं तो विकास के स्तर को हम और मजबूत बनाते हैं, हम और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भविष्य के बारे में कहा जाता है कि यह विश्वास प्रकट किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के बाद यह विश्वास प्रकट किया गया कि निकट भविष्य में यदि इस कार्यक्रम को हूबहू ऐसे लागू कर दिया जाए तो 100% साक्षरता का जो लक्ष्य हम लोग लेके चले हैं वो हमें प्राप्त होगा। देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का जो स्तर है वो बढ़ेगा, लोगों में साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, और जहां 1986 में हमारा वर्तमान समय की बात हो रही, उस समय की बात हो रही है, कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ जो 35 से 40% शिक्षा का स्तर है उसमें परिवर्तन होगा आधुनिक समय में, यानी आगे आने वाले समय में जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा। और वास्तव में कहीं ना कहीं ये बात साबित हुई। आज जो कुछ राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जो 60 से 70% तक की हम बात शिक्षा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बनाए रखने के पीछे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में ऐसा भी कहें सामान्य भाषा में तो आज़ादी के बाद और आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले, यहाँ तक कि अभी तक बनने वाली भारत में सबसे बेहतर, प्रभावी, मजबूत, बेहतर तरीके की शिक्षा नीति थी। आज कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर इसके कार्य योजना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये 12 दस्तावेजों में बना के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो कमेटी थी उसने भारत सरकार के सामने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के सामने बातें रखी गई, तो ये 12 भागों को पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, इसको फिर कार्य रूप में लाया गया, जिसे हम कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन। ध्यान दीजिएगा, POA, प्लान ऑफ एक्शन 1986 कहते हैं। ये लाया गया, लागू किया गया। जब लागू किया जाता है तो इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, 12 की जगह इनकी संख्या 24 हो जाती है। तो अगली कक्षा में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।
आज की कक्षा में बस इतना।